हेलो वीवर्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ये मेरा पहला लेक्चर है। हम इस अधिनियम को आसान भाषा में समझेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह लेक्चर आपके कानूनी ज्ञान में वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज या एपीओ की, उसके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एक्ट की हिंदी अधिनियम होती है। ये 2023 का 47वां एक्ट है। 25 दिसंबर 2023 को ये इनैक्ट हुआ था और 1 जुलाई 2024 ये इन्फोर्स हुआ है। इस एक्ट में कुल 12 चैप्टर्स हैं, 170 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। सबसे पहले इसका प्रीएम्बल देख लेते हैं। प्रीएम्बल बोलें या लॉन्ग टाइटल बोलें, ये लॉन्ग टाइटल ही है, प्रीएम्बल नहीं है। तो इसका ये कहना है कि दिस इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर ट्रायल be it enacted by the parliament in 74th year of Republic of India as follows। मतलब ये एक्ट का पर्पस क्या है? यह एक्ट किस लिए है? फेयर ट्रायल के लिए जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस और प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए, और जो पहले से जनरल रूल ऑफ एविडेंस और प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और इस एक्ट को पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है 74th ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फॉलोइंग तरीके से इनैक्ट किया है। पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से डील करता है। ये चैप्टर इस एक्ट का एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये इस एक्ट के बारे में बताएगा। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। सब सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ठीक है। सब सेक्शन 2 कहता है कि ये जो एक्ट है वो सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई करता है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट के समक्ष चल रही हों, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के समक्ष भी जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट मार्शल के समक्ष चल रही प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई होगा। लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा कहाँ पे? एफिडेविट, जो कोर्ट के समक्ष या ऑफिसर के समक्ष एफिडेविट प्रेजेंट किए जाते हैं उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और आर्बिट्रेटर के समक्ष अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सब सेक्शन 3 कहता है कि यह एक्ट उस डेट को इन्फोर्स में आएगा जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा अपॉइंट करेगी। वो डेट अपॉइंट हो चुकी है 1 जुलाई 2024 से यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। ठीक है। तो अब सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस अधिनियम में अगर कॉन्टेक्स्ट से अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जनरली जो एक्सप्रेशन नीचे डिफाइन किए गए हैं पूरे अधिनियम में उनका वही मतलब होगा जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे 2A में कोर्ट डिफाइन किया गया है, कोर्ट। तो कोर्ट में सभी जजेस और मजिस्ट्रेट और वो सभी पर्सन्स इंक्लूडेड हैं जो एविडेंस लेने के लिए लीगली अथोराइज्ड हैं। लेकिन कौन नहीं आता है कोर्ट की डिफिनेशन के अंदर? आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स भी एविडेंस लेते हैं लेकिन वो कोर्ट नहीं है। तो कोर्ट में कौन कौन इंक्लूड हो गया? सभी जजेस, सभी मजिस्ट्रेट और सभी पर्सन्स जो एविडेंस लेने के लिए लीगली अथोराइज्ड हैं एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि क्या आर्बिट्रेटर जज है? द आंसर इज नो। 2B देखते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of the another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। conclusive proof का मतलब हुआ, देखिए जब भी हम conclusive proof की बात करेंगे हमारे पास दो फैक्ट्स होंगे, ठीक है, और उनमें से अगर एक फैक्ट इस अधिनियम के द्वारा दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अगर पहला फैक्ट प्रूव हो जाता है, एक फैक्ट प्रूव हो जाता है,
तो कोर्ट दूसरे को अपने आप प्रूव मान लेगा और उस दूसरे फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देना अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट शैल नॉट अलाउ, कोर्ट अलाउ कर ही नहीं सकता एविडेंस देना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इसी एक्ट में, इसी अधिनियम में आगे एक सेक्शन है जहाँ पे ये माना गया है कि अगर शादी के दौरान कोई बच्चा हुआ है तो यह माना जाएगा कि वह बच्चा उसी पति का है, भले ही वो बच्चा शादी के 10 दिन बाद हो गया हो। लेकिन अगर एक फैक्ट ये प्रूव्ड है कि लड़का और लड़की के बीच शादी हो गई है और शादी के बाद बच्चा होता है, तो शादी होना इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चा उसी लड़के का माना जाएगा। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ का एग्जाम्पल रहा। अब 2C में डिफाइन किया गया है डिस्प्रूव्ड। Disproved in relation to a fact means when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिस्प्रूव्ड की बात करेंगे, किसी फैक्ट के रिलेशन में बात करेंगे। अब किसी फैक्ट के रिलेशन में डिस्प्रूव्ड का मतलब होता है कि अब देखिए, प्रूव्ड हुआ कि डिस्प्रूव्ड हुआ ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जब कोर्ट के समक्ष जो मैटर है उसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट या तो यह बिलीव करता है कि यह फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो कोर्ट यह मानता है कि इस फैक्ट का नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में यही मानेगा कि यह फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोर्ट मानेगा कि वह फैक्ट डिस्प्रूव्ड हो गया। अब डिस्प्रूव दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो कोर्ट बिलीव कर रहा है कि नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, अपने सामने जो मैटर आया देख के कह रहा है नहीं ये फैक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है, या कोर्ट को ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन कोर्ट ये मान रहा है कि इस फैक्ट का एग्जिस्ट ना करना इतना प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन के सामने अगर ये परिस्थिति है पर्टिकुलर केस की, तो वो यही सपोज करेगा कि एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी माना जाएगा कि वो फैक्ट डिस्प्रूव हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2D डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks or any other means, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of regarding that matter and includes electronic and digital records। तो डॉक्यूमेंट का मतलब समझते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी मैटर, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर। अब वो मैटर कहाँ पे एक्सप्रेस या डिस्क्राइब होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस पर, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है या अदरवाइज रिकॉर्ड किया गया है किसी भी सब्सटेंस से। कैसे रिकॉर्ड किया गया है, लेटर से, फिगर से, मार्क से या इनमें से एक से ज़्यादा मीन्स से। ठीक है, और क्यों रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि वो जिसने रिकॉर्ड किया है उसका इंटेंशन है उसको यूज़ किया जाना, या जो यूज़ किया जा सकता है उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल होते हैं। तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस, डिस्क्राइब या अदरवाइज रिकॉर्डेड है किसी भी सब्सटेंस पर, लेटर से, फिगर से या मार्क्स से या इनमें से एक से ज़्यादा मीन्स से, और जिसने रिकॉर्ड किया है या उस रिकॉर्डेड मैटर को एविडेंस के पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब वो जो मैटर रिकॉर्ड किया है, जो मैटर रिकॉर्ड किया गया है उसका यूज़ किया जाना इंटेंडेड है। किस लिए इंटेंडेड है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी है, वो मतलब जैसे आपके पास कोई PDF है तो वो भी डॉक्यूमेंट में आ सकता है। कब आ सकता है, अगर वो चीज़ रिकॉर्ड की गई है, इस इंटेंशन से रिकॉर्ड की गई है कि ये जो हम लिख रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मैटर का रिकॉर्ड रख सकें, या ऐसा इंटेंशन है उसको रिकॉर्ड करने के पीछे, या उसका इंटेंशन ये है कि ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं था जिसने वो मैटर रिकॉर्ड किया है,
लेकिन वो यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, तो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या अदरवाइज रिकॉर्ड किया गया है किसी भी सब्सटेंस पर। किसी भी सब्सटेंस मतलब वो पत्थर भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है। कैसे रिकॉर्ड किया गया है? लेटर से, फिगर से, मार्क से या किसी अदर मीन्स से, या इनमें से एक से ज़्यादा मीन्स से रिकॉर्ड किया गया है। और वो क्यों लिखा गया है? जैसे किसी ने एक पत्थर पर लिख दिया अपना नाम, तो वो डॉक्यूमेंट कब कहलाएगा? जब वो इसलिए रिकॉर्ड किया गया हो, इसलिए लिखा गया हो, उसका इंटेंशन यह हो कि ये लिख देने से हम इस मैटर को जो भी लिख रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। या तो उसका वो इंटेंशन रहा रिकॉर्ड रखने का जिसने उसको लिखा है, या उसका इंटेंशन भले ही ना रहा हो लेकिन उसे यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं। इलस्ट्रेशन में बताया गया है। नंबर 1, राइटिंग डॉक्यूमेंट, कोई लेख है वो डॉक्यूमेंट है। जो वर्ड्स प्रिंटेड हैं, लिथोग्राफ्ड हैं, फोटोग्राफ्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट है। कोई मैप है, प्लान है, वो डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन है, किसी मेटल प्लेट पे या स्टोन पे, पत्थर पे कुछ लिखा है, किसी धातु पर कुछ लिखा है, तो वो डॉक्यूमेंट है। कोई कैरिकेचर है तो वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब कैरिकेचर मतलब जो कार्टून वगैरह एक व्यंग्यात्मक रूप में ऐसा कुछ होता है, तो वो डॉक्यूमेंट है। 6 में बताया गया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ईमेल पर है, सर्वर लॉग्स पर है या डॉक्यूमेंट पर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर्स है, लैपटॉप या स्मार्टफोन पे जो डॉक्यूमेंट हैं, मैसेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, लोकेशन एविडेंसेस हैं, वॉइस मेल मैसेजेस हैं, जो डिजिटल डिवाइस में स्टोर्ड हैं, ये सभी भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब एविडेंस देखते हैं। 2E में एविडेंस डिफाइन किया गया है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स एंड इंक्लूड्स का ये मतलब हुआ कि ये जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है। अगर यहाँ पे केवल इंक्लूड लिखा होता तो इसका मतलब होता कि इसमें और भी चीज़ शामिल होने की गुंजाइश है। मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों लिखा है, मतलब इसके अलावा और कोई भी एविडेंस नहीं होगा। तो 2E का क्लॉज 1 ये कहता है कि वो ऑल द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोड परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस in relation to matters of fact under inquiry and such statement are called oral evidence। 2E का क्लॉज 1 ये कहता है कि सभी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग वो स्टेटमेंट भी जो इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए हैं, और वो कैसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको कोड परमिट करता है या कोड कहता है कि मेरे सामने इसको प्रस्तुत करो। कौन प्रस्तुत करे? विटनेस। किस मैटर के रिलेशन में? इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो मैटर इंक्वायरी में उससे रिलेटेड, और उन स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस कहते हैं। मतलब ये डिफिनेशन तो एविडेंस की है, लेकिन इसमें एविडेंस नहीं डिफाइन किया। इसमें डिफाइन किया कि ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। तो ओरल एविडेंस क्या है? सभी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग वो भी स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए हैं, जो कोड या तो परमिट करता है या तो खुद मंगाता है कि विटनेस मेरे समक्ष यह स्टेटमेंट प्रस्तुत करे। और जो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? जो मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी में है उससे रिलेटेड है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स ओरल एविडेंस कहलाएंगे। क्लॉज 2 कहता है सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, उन एविडेंसेस को, उन डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। तो जब भी हमें एविडेंस डिफाइन करना है तो 2E में एविडेंस नहीं डिफाइन है, 2E में ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफाइन है। ठीक है। अब फैक्ट 2F में फैक्ट डिफाइन है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई वस्तु है, कोई वस्तु की अवस्था है या वस्तुओं का संबंध है जिसे हम अपने सेंसेस द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो फैक्ट। सेंसेस
आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, जिसे हम अपनी आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ठीक है, नाक से सूंघ सकते हैं, अपने टंग से उसको टेस्ट कर सकते हैं और स्किन से महसूस कर सकते हैं। ऐसी सभी वस्तुएं, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसे हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वो फैक्ट है। दूसरा, कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मानसिक दशा है जिसकी जानकारी किसी व्यक्ति को है, तो वो भी फैक्ट है। जैसे किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन, अब रेप्यूटेशन तो हम महसूस नहीं कर सकते, वो तो हम मतलब एक वो सेंसेस से तो नहीं जाना जा सकता ना, वो तो एक माइंड में एक प्रकार का मेमोरी होती है कि हाँ इसकी इतनी रेप्यूटेशन, तो एक मेंटल कंडीशन है जिससे कोई अगर कॉन्शियस है तो ये भी फैक्ट ही माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि जैसे देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। कुछ वस्तुएं हैं जो किसी ऑर्डर में अरेंज हैं किसी प्लेस पे, वो एक फैक्ट है। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं, सर्टेन प्लेस पर होते हैं, तो एक प्रकार का फैक्ट है। दूसरा, दैट ए पर्सन हर्ड और सा समथिंग इज़ अ फैक्ट, किसी ने कुछ सुना या कुछ देखा, ये फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि ये सेंसेस से जो महसूस हो सकता है वो फैक्ट है, हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ रखा। 3 में बताया गया है पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, वो फैक्ट है, ठीक है। 4th, दैट ए पर्सन होल्ड्स a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. जैसे कोई व्यक्ति कोई ओपिनियन होल्ड करता है या उसका कोई सर्टेन इंटेंशन है, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है, या पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहा है, या वो किसी स्पेसिफाइड टाइम पर कॉन्शियस था पर्टिकुलर सेंसेशन से, तो ये सब भी फैक्ट है, ठीक है। अब 2G देखते हैं, फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो फैक्ट इश्यू में है वो फैक्ट इन इश्यू में, मतलब जिस फैक्ट को लेकर के डिस्प्यूट है वो फैक्ट इन इश्यू। एक पार्टी कह रही है कि ऐसा है, दूसरी पार्टी उसका विरोध कर रही है, तो ये जो फैक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू होगा। लेकिन 2G में इसे कैसे डिफाइन किया है ये समझते हैं। फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Fact in issue means and includes कोई फैक्ट जिससे या तो केवल उसी फैक्ट से या उस फैक्ट और अदर फैक्ट को मिला करके, ठीक है, किसी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी जो असर्ट या डिनाई की गई है किसी सूट या प्रोसीडिंग में, उस राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट अवश्य हमें पता लग जाए, तो वो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट इन इश्यू कहलाते हैं, ठीक है। फैक्ट इन इश्यू मतलब ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, जिससे या तो केवल उसी फैक्ट से या उस फैक्ट और अदर फैक्ट्स के कनेक्शन से किसी सूट या प्रोसीडिंग में पार्टीज़ के राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी जो उस सूट या प्रोसीडिंग में असर्ट या डिनाई की जाती है, उस राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट का अगर पता लग रहा है तो वो फैक्ट्स फैक्ट इन इश्यू है, ठीक है। एक बार और समझते हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन। फैक्ट इन इश्यू का क्या मतलब हुआ? कोई भी फैक्ट जिससे या तो केवल उसी फैक्ट से या उस फैक्ट और अदर फैक्ट्स के कनेक्शन से किसी सूट या प्रोसीडिंग में असर्ट या डिनाई किए गए राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, नेचर या एक्सटेंट की का पता लगाया जा सके, मतलब उससे पता चल जाए कि वो राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी बन रही कि नहीं बन रही, तो ऐसे फैक्ट्स फैक्ट इन इश्यू। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इश्यू ऑफ द फैक्ट
द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन आंसर टू सच एन इशू इज फैक्ट इन इशू। मतलब अगर कोई सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ है, जैसे सीपीसी है, अगर कोई कोर्ट जो है वो किसी फैक्ट का इश्यू रिकॉर्ड करती है, ठीक है, अगर कोई कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रही है किसी फैक्ट का इश्यू, तो जो भी फैक्ट असर्ट या डिनाई किए जाएंगे इन आंसर टू सच इश्यू इज़ ए फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। मतलब सीपीसी के तहत अगर कोई कोर्ट रिकॉर्ड कर रही है इश्यूज ऑफ द फैक्ट, जैसे प्लेंटिफ ने अपना प्लेन दाखिल किया, डिफेंडेंट ने अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया, उसके बाद कोर्ट जो है वो इश्यू फ्रेम करती है, ठीक है। अगर कोर्ट ने सीपीसी के तहत या अदर सिविल प्रोसीजर लॉ के तहत कोई इश्यू फ्रेम किया है, तो जो भी फैक्ट असर्ट या डिनाई किए जाएंगे उस इश्यू को आंसर करने में वो सभी फैक्ट इन इश्यू कहलाएंगे। इलस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द murder of B. At his trial, the following facts may be in issue: that A caused B's death, that A intended to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation from B, that A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. Generally जो ऑफेंस के एसेंशियल्स होते हैं वही फैक्ट इन इश्यू होते हैं। तो जैसे ए पर आरोप लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है, तो उसके ट्रायल में क्या क्या फैक्ट्स इश्यू में होंगे, जो मर्डर के एसेंशियल होंगे जनरली वही इश्यू में होंगे। जैसे पहला फैक्ट जो इश्यू में होगा वो यह होगा कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज की है, दूसरा क्या ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का, तीसरा कि क्या ए को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिला था बी से, चौथा क्या ए उस एक्ट को करते समय जिससे बी की डेथ हुई है क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण वो उस एक्ट का नेचर नहीं जान पाया। तो ये सब फैक्ट्स, अगर मर्डर का ट्रायल चल रहा है तो ये सब फैक्ट्स इन इश्यू होंगे। 2H देखते हैं, मे प्रिज्यूम में ये बताया गया है, व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, जब भी इस अधिनियम के तहत, मतलब वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस अधिनियम, जब इस अधिनियम के तहत यह प्रोवाइड किया गया है कि कोर्ट कोई फैक्ट प्रिज्यूम कर सकता है, यह प्रोवाइड किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा कि यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट फैक्ट प्रिज्यूम कर सकता है। तो कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव्ड मान ले, ठीक है, जब तक ये डिसप्रूव नहीं हो जाता, या कोर्ट कह दे कि भाई आप इसको प्रूव कर दीजिए, हम प्रूव नहीं मान रहे हैं। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, मे प्रिज्यूम कर भी सकता है, प्रिज्यूम नहीं भी कर सकता, ठीक है। अब 2I नॉट प्रूव्ड, कोई भी फैक्ट वो नॉट प्रूव्ड तब कहा जाएगा जब वह ना तो प्रूव हुआ है और ना तो डिसप्रूव हुआ है, ठीक है। अगर वो फैक्ट प्रूव भी नहीं हो पाया, मतलब कोई यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कोई यह भी नहीं सिद्ध कर पाया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। अब 2J में प्रूव्ड डिफाइन है। प्रूव्ड क्या है? A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक डिफिनीशन, वो डिफिनीशन कुछ इसी प्रकार की डिफिनीशन थी, और वहाँ पे हमने पढ़ा था, एक मिनट देखते हैं क्या पढ़ा था, डिसप्रूव्ड। 2C में डिसप्रूव्ड हमने पढ़ा था। अब आगे की जो डिफिनीशन है उसमें प्रूव्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2J में प्रूव्ड डिफाइन किया गया है। तो प्रूव्ड का मतलब कोई भी फैक्ट वो प्रूव तब कहा जाएगा जब कोर्ट के सामने जो मैटर है उसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट या तो यह बिलीव करता है कि यह फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मानता है कि कोर्ट के हिसाब से एक प्रूडेंट मैन इस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में यही सपोज करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो इन दो कंडीशन में जब कोर्ट बिलीव कर रहा है, कोर्ट इसके एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मान रहा है कि प्रूडेंट मैन
कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रूडेंट मैन इस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इसी सपोजिशन पर एक्ट करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। प्रूडेंट मैन मतलब एक औसत बुद्धि का व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, वो यही समझेगा इसी पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो कोर्ट उसे प्रूव्ड मानेगा, मतलब वो फैक्ट प्रूव्ड माना जाएगा। 2K में रेलिवेंट, A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of fact। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है, यह 2K हमें ये बता रहा है कि कोई भी फैक्ट रेलिवेंट कहा जाएगा किसी दूसरे फैक्ट्स। अब देखिए, जब भी रेलिवेंसी की बात होती है यहाँ पे हम दो फैक्ट कंसीडर करते हैं, लिखा है ना, ए फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक फैक्ट दूसरे के रेलिवेंट तब कहा जाएगा जब यह दूसरे से इस प्रकार कनेक्टेड हो। किस प्रकार कनेक्टेड हो? किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हो जो प्रकार रिफर्ड है इस अधिनियम के प्रोविज़न में, जो प्रोविज़न रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करते हैं। आगे देखेंगे एक पूरा चैप्टर ही है जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है। अब कोई भी फैक्ट दूसरे से रेलिवेंट है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो 2K कहता है कि जब एक फैक्ट दूसरे से कनेक्टेड है ऐसे किसी भी तरीके से, जो तरीका रिफर्ड किया गया है इस अधिनियम में, जो प्रोविज़न इस अधिनियम पे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करते हैं, उन प्रोविज़न्स में जो तरीका दिया गया है, अगर एक फैक्ट दूसरे से उस प्रकार से कनेक्टेड है तो वो फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। 2L शैल प्रिज्यूम, whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall record such fact as proved unless and until it is disproved। मतलब जब इस अधिनियम द्वारा यह डायरेक्ट किया गया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट, एक्ट कह रहा है कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा, शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट, तो कोर्ट ऐसे फैक्ट को प्रूव्ड मानेगा, बाउंड है मानने के लिए। लेकिन हाँ, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि वो इसे डिस्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब 2 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 1 हमने पढ़ लिया जिसमें 2A से 2L तक डिफिनेशंस थी। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन आर नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said acts and sanhitas। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इस एक्ट में यूज्ड हुए हैं लेकिन वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन वो डिफाइंड हैं कहाँ पे? यहाँ तो नहीं डिफाइंड है, डिफाइंड है IT एक्ट में, BNSS में डिफाइंड है या BNS में डिफाइंड है, तो उनका वही मीनिंग होगा जो इन एक्ट्स और संहितास में उस वर्ड को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो भी आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपको ये फैक्ट्स, ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है। तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।